ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद कर रहे हैं युवाओं से। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको उत्तराखंड के देहरादून से हम लोग दिखाने जा रहे हैं। उनके वो शब्द हमेशा हमको प्रेरणा देते हैं, हमेशा प्रोत्साहन देते हैं और उनके वो शब्द हमको ये हमेशा स्मरण कराते हैं कि उत्तराखंड के लोगों पर उनका कितना अटूट भरोसा है कि उत्तराखंड इस 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा, 21वीं सदी की प्रगति का वाहक बनेगा, यहाँ की गति का वाहक बनेगा, विकास का वाहक बनेगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड सबसे आगे होगा। तो इसलिए आज आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में हमने जो सकारात्मक रूप से अनेक कामों को आगे बढ़ाया। जब लोग सोचते थे कि छोटे राज्यों में ये बड़े काम नहीं हो सकते हैं, आज हमारा राज्य यूसीसी जैसा कानून यहां बना। उस यूसीसी कानून का पूरे देश के अंदर आज अन्य राज्य भी उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। सबसे पहले यूसीसी भारतवर्ष में कहीं लागू हुआ है किसी राज्य में, तो वो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ है। नकल का कानून, हम सकारात्मक राजनीति की तरफ काम करते हैं। हम सोचते हैं कि भाई सभी चीजें सकारात्मक होनी चाहिए। पहले के समय में किसने क्या किया, अगर उस पर जाएंगे तो ये होगा कि हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हमको याद करना होगा। देखिए, पहली बार 2002 में उत्तराखंड के अंदर निर्वाचित सरकार बनी और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री बने और उनके समय में सबसे पहले दरोगा भर्ती घोटाला आया, पटवारी भर्ती घोटाला आया, अन्य घोटाले आए, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। घोटाले आए, भर्तियां आई कि ये भर्तियों में जो है बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब उसके बाद कालखंड आ गया 2012 के बाद का। उस कालखंड में भी कांग्रेस की सरकार आई और यूके SSS का भर्ती का बड़ा घोटाला आया, जिसमें बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। उसमें बीडीओ की भर्ती थी, अन्य भर्तियां थी, ऐसे उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड की भर्तियां थी। उन सभी में गड़बड़ियां पाई गई, लेकिन किसी में कार्रवाई नहीं हुई। भाई हमारे समय में जैसे ही इन भर्तियों के प्रकरण आए, हमने सबसे पहले पूरे देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और इस नकल विरोधी कानून में हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। जो उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम हमने शुरू किया। हमने छिपाया नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं सब अच्छा हो रहा है। हमने उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके उसको सुधारने की दिशा में हम आगे बढ़े और उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर रिकॉर्ड भर्तियां 34,000 का ये आंकड़ा भर्तियों का पार हो गया है और एक भी भर्ती में ना पर्ची चली है, ना कोई खर्ची चली है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, यानी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई नकल नहीं, कोई अनियमितता नहीं। और ऐसे लोग, देखिए, बोलने से मैं बहुत बोलने पर विश्वास इसलिए नहीं करता हूं कि आप बोलेंगे, अगर सच नहीं बोलेंगे तो आपकी बात को सच नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बोलेगा। इसमें से भी बहुत सारे युवा होंगे जो आज, जिनके आसपास के लोग हमारे सैनिक हैं, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। आप देखते होंगे कि जो बच्चे पहले 5 साल पहले, 6 साल पहले परीक्षाओं में भाग तो लेते थे, खूब मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, ट्रेनिंग करते थे, कोचिंग करते थे, उनके माता पिता कोई गाय पालकर, भैंस पालकर, दूध बेचकर, घी बेचकर, या चाय की छोटी दुकान चलाकर, या कोई सब्जी बेचकर, या छोटी कोई परचून की दुकान चलाकर अपने बच्चों को, या छोटे से अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन रिजल्ट जब आता था, क्या होता था? रिजल्ट में उनके बच्चों का नाम नहीं आता था, चयन उनका हो जाता था, सिलेक्शन उनका होता था,
जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ किए हुए थे। लेकिन इन सालों में यह व्यवस्था बदल गई। अब सामान्य से सामान्य बच्चे का भी, सामान्य से सामान्य बेटी और बेटे का चयन हो रहा है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एक साथ एक परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, 4 परीक्षा और कुछ कुछ को तो 5 परीक्षाओं में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। यह बदल गया है उस समय में से और अब के समय में से, यह अंतर आया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी माताएं बहनें आज कितने सारे उत्पाद बना रही हैं। आप उत्तराखंड के अंदर जाइए, किसी कार्यक्रम में जाइए, आपको दिखेगा कि हमारी माताओं के ने, बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने आज कितनी तरक्की कर ली है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड शुरू किया है और इस ब्रांड के माध्यम से उनके प्रोडक्टों को आज देश और दुनिया में पहचान मिल रही है। और 2,65,000 हमारे राज्य के अंदर आज लखपति दीदी बन गई हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हमने 30% का आरक्षण उनके लिए सुनिश्चित किया सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। अखिल जी, मैंने अपनी माँ को देखा है किस प्रकार से घर भी चलाती हैं, किस प्रकार से जो है अपने गाय भैंस को देखती हैं, किस प्रकार से अब तो देखिए मोदी जी के समय में उज्ज्वला योजना आ गई, हर घर नल से जल जाने लगा, जगह जगह शौचालय बन गए, जगह जगह अन्य काम शुरू हो गए, तमाम प्रकार के आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। लेकिन पहले के समय में कितना कठिन होता था। जो पहले के समय के लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि पहाड़ों में कितना कठिन जीवन उनका होता था। तो आज 30% का आरक्षण मिलने से हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ गई है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से शानदार उत्पाद बना रही, कोई सिलाई के, कढ़ाई के, बुनाई के, खाने के, तमाम प्रकार के जो उत्पाद बन रहे हैं उनकी मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर हो रही है। तो इस प्रकार से आज चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, चाहे हमारा यूसीसी कानून लागू करना हो, यहां दंगा रोकने का कानून लागू करना हो, या सबसे पहले पूरे देश में मदरसा बोर्ड समाप्त करके सबके लिए अच्छी शिक्षा, सबके लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान हो, सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का जो है प्राधिकरण हमने बनाया है। पूरे देश के अंदर सबसे पहले हमने शुरुआत की है। किसानों के लिए हम आज इतने सारे एप्पल मिशन, कीवी मिशन, तिमरू मिशन, महक क्रांति, ड्रैगन नीति, इसके माध्यम से आज अनेक कामों को आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा राज्य देखिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर आज हमारा उस इंडेक्स में पहला नंबर आता है। भाइयों बहनों, ये पूरे उत्तराखंड की सफलता है कि कई सारे मानकों को पार करने के बाद उत्तराखंड का नाम जो है पहले नंबर पर आता है। आज फिल्म के क्षेत्र में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का हमको 4 वर्ष से लगातार जो है पुरस्कार मिल रहा है। हमको पर्यटन के क्षेत्र में मिल रहा है, मत्स्य के क्षेत्र में मिल रहा है, हमें कृषि के क्षेत्र में मिल रहा है, हमें निर्यात तैयारी सूचकांक में हमको उसमें पुरस्कार मिल रहा है। हमारा राज्य आज जो है जो 4,000 करोड़ रुपए के बजट से शुरू हुआ था वो बजट हमारा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। हमारे यहाँ होम स्टे की संख्या 50% बढ़ गई है, होटल जो है 25% बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के युवा जो अपने रोजगार की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर चले गए थे, अब वो वापस अपने घरों को आ रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं। आप देखिए अभी 4 धाम यात्रा चल रही है, एक रिकॉर्ड 45 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है। हर यात्रा एक रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 4 सालों की अगर मैं बात करूं तो 24 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आए हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है। इतने सारे काम है कि मैं अगर एक बताऊंगा तो आपने कहा कि 5 बताइए। मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं, इनके सामने जरूर थोड़ा सा ये हमारा रिपोर्ट कार्ड भी चला जाना चाहिए कि किस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये इतना काफी नहीं है, ये तो एक शुरुआत हुई है। अभी ये शुरुआत हुई है, इसको अनवरत रूप से चलना है, लगातार आगे बढ़ना है। जब तक उत्तराखंड पूरे देश का सबसे अग्रणी पंक्ति का राज्य नहीं बन जाएगा तब तक हम काम करते रहेंगे। जब तक हमारा विकास समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे सारे प्रयास जारी रहेंगे।
बिल्कुल। अभी जैसे आपने सर यहाँ पर अपने एक काम गिनाया, तो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। कल ही मुझे पता चला कि उत्तराखंड को एनसीसी एकेडमी भी मिल रही है, तो इसमें ये भी पता चला कि आपने इसके लिए बहुत कोशिश करी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया सर? देखिए, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे राज्य से बहुत लगाव है और उन्होंने अपने बहुत आज से 50 साल पहले उन्होंने बहुत समय हमारे राज्य के अंदर अपना उन्होंने घूमे हैं, गए हैं, अलग अलग स्थानों के दर्शन किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो वो यहाँ की चुनौतियां जानते हैं, यहाँ की परेशानियां जानते हैं। इसलिए कभी भी हम किसी भी मामले में, चाहे एनसीसी की बात हो, चाहे हमारा एम्स का सेंटर खुलना हो या हमारा हवाई अड्डे का विस्तार होना हो, यहाँ के जो बड़े लंबे समय से रुकी हुई परियोजनाएं, देहरादून का जैसे सौंग डैम बन रहा है, यहाँ लखवाड़ डैम बन रहा है, जमरानी बांध हल्द्वानी में बन रहा है, या अब आने वाले समय में किसाऊ बांध परियोजना जो राष्ट्रीय महत्व की है, उन सभी को आज स्वीकृति मिल रही है। तो मैं समझता हूं कि हम प्रयास करते हैं, अच्छा होता है कि जो है हमारे प्रयास को वहां से भी जो है प्रोत्साहन मिलता है, समर्थन मिलता है, और यही डबल इंजन की सरकार है। इसीलिए लोग आज पूरे देश में डबल इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो राज्य की जरूरत है उसको भारत सरकार स्वीकृति देती है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर एक साथ विकास को आगे बढ़ाते हैं, उसमें ये भी है हमारा, ये भी है। और उत्तराखंड को बहुत जल्दी एनसीसी एकेडमी मिली है। तो सर मेरा एक और सवाल आपसे है कि आपको ना एक सनातनी सीएम के तौर पे देखा जाता है, आप जितने भी काम करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे सीएम है धर्म रक्षक धामी, तो सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं और सनातन का जय घोष देवभूमि से नहीं होगा तो कहां से होगा। और कुछ लोग सनातन के बारे में आपने देखा होगा, एक विशेष वर्ग का वोट पाने के लिए कुछ लोगों ने बयान दिए कि सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल है, सनातन डेंगू है। मैं कहता हूं कि सनातन हमारी जीवन पद्धति है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाला है, जो हमेशा रहेगा, शाश्वत है। सनातन जीवन पद्धति है, भारत की पद्धति है, हमारे देवताओं की पद्धति है, हमारी धार्मिक जो आस्थाएं हैं वही सनातन है। अच्छे मार्ग पर चलना, सच्चे कार्य करना, अच्छे कार्य करना, न्याय के लिए कार्य करना, सबके लिए जीना, धर्म के अनुसार कार्य करना, यही सनातन है। बिल्कुल। सर अब थोड़ा हम सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं, थोड़ी सीरियस बात हुई है, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। आज के टाइम में यूथ की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है, और आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, तो कभी आपसे ऐसा हो कोई ना कोई सोशल मीडिया में मीम कमेंट देखकर आपको हंसी आई हो, लगा हो यार क्या है? सोशल मीडिया की बात करें, देखिए सोशल मीडिया की दुनिया के जहां बहुत सारे आज एडवांटेज हैं कि कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सोशल मीडिया में अपनी बात डालकर उसको पूरी दुनिया के अंदर ले जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे लोग जो केवल व्यूज और लाइक के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजों को फैब्रिकेटेड तरीके से डाल देते हैं और कोई ऐसी बात डाल देते हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती है, तो उसके कारण से बहुत सारे वाक्य देखने को मिलते हैं, माहौल खराब होता है, लोगों के अंदर एक आशंका पैदा होती है, कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो उससे बचना चाहिए, मेरा तो ये कहना है, क्योंकि लाइक और व्यूज तो मिल सकते हैं, एक बार मिल सकते हैं, 2 बार मिल सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से आप किसी के दिल में तभी बसे रहोगे, तभी उनके दिल में स्थान पाओगे जब आप सच्चाई के पास होगे, क्योंकि सच्चाई एक न एक दिन सामने आती है और झूठ के जो पैर होते हैं वो जल्दी उखड़ जाते हैं, बहुत ज्यादातर तक स्थायी नहीं होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। मेरे पास सवाल तो वैसे और भी हैं, लेकिन आपके भी आगे भी कार्यक्रम है। तो अभी जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है युवा अग्निवीर संवाद, सो हमारे बीच कुछ युवा हैं। आपके आने से पहले मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी थी लोगों से कि वो कुछ सवाल अगर आपसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो मैं सवाल लेना चाहूंगा सर युवाओं की तरफ से। हमारे बीच
एक युवा है, नाम है आदित्य पवार। आदित्य पवार, आदित्य को प्लीज माइक दीजिए। आदित्य प्लीज अपना सवाल आप सीएम सर से पूछिए। जय हिंद माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम आदित्य पवार है और मैं यूथ फाउंडेशन में अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहा हूं। महोदय, मेरा सवाल यह है कि अग्निवीर के 4 साल बाद हम जैसे 75% युवाओं को वापस घर आना पड़ेगा। ऐसे में हमारा भविष्य और रोजगार कैसे सुरक्षित रहेगा? धन्यवाद। खड़े हो जाओ। आदित्य जी, एक तो मैं सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने अपनी बात के माध्यम से अन्य बहुत सारे जो हमारे युवा आज अग्निवीर में जा रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके मन में जो हो रहा होगा वो आपने यहाँ पर रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप अग्निवीर का 4 साल का जो टेन्योवर है वो पूरा करके आएंगे तो उस समय आप पूरी तरह से, एक तरह से, हर तरह से आप पारंगत हो चुके होंगे। आपकी स्किलिंग भी हो चुकी होगी, आपका प्रशिक्षण, आपकी ट्रेनिंग, और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते देश के हर क्षेत्र में जाने के लिए आपकी जो आवश्यकता, जो एक तरह से मैं कहूं कि उसकी जो अर्हताएं होती हैं वो सभी आप पूरी कर चुके होंगे। और अब अग्निवीरों के लिए उनका भविष्य शानदार रहे, उनको सोचना न पड़े, उसके लिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पहले ही जो है बहुत सारे आदेश कर दिए हैं, बहुत सारे प्रावधान कर दिए हैं। हमारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें अग्निवीरों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिया है। हमने भी राज्य के अंदर 10% का हमने आरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया है। और पुलिस विभाग है, हमारा फॉरेस्ट विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, अन्य विभाग जहां जहां भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं के सारे जो द्वार हैं, सारी संभावनाएं हमने उसके लिए आगे बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूंगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूं आज के अवसर पर कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं। और उस सेल को जहां हमारे कर्नल साहब अजय जी और हमारे मेजर जनरल साहब जो है गुलाब सिंह जी जैसे लोगों का हमको पूरा उसमें उस टीम का सहयोग मिलेगा, वहीं जो अग्निवीर करके आएंगे विशेष रूप से उस सेल की जिम्मेदारी हम उन्हीं लोगों को देंगे, जिससे कि अग्निवीरों के सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कैसे उनका समाधान हो सकता है, उनके माध्यम से हम लोग सब लोग मिलकर उन अग्निवीरों के लिए काम करेंगे। क्योंकि वो कोई अपने घर का काम तो नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे देश का काम करने के लिए गए हैं, पूरे देश की सेवा के लिए गए हैं, देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए गए हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम सब उसको करें। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी चिंता कर रहे हैं और हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप बेफिक्र होकर अपनी सेवाएं दीजिए। थैंक यू सर। आई होप आदित्य आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अग्निवीर सेल की यहाँ पर सर ने बात करी है तो बहुत कुछ आज यहाँ पर होगा। दूसरा सवाल हमारे बीच पूछा है अमृता ने। अमृता जी, आप कहां पर हैं?